आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता के विषय में, जो कि सन 1932 में घटित हुआ था। तो ये क्या था सांप्रदायिक निर्णय, पूना में समझौता क्यों हुआ, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग ना सांप्रदायिक निर्णय को समझेंगे, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय जब आता है तो उससे जो है भारत के नेता आपस में सहमत नहीं हो पाते हैं। महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अंबेडकर, फिर इनके बीच समझौता होता है कहां पर, पूना में, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पहले हम लोग समझते हैं भाई ये सांप्रदायिक निर्णय क्या था। तो पहला क्या पढ़ेंगे, सांप्रदायिक निर्णय इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता, तो क्या क्या पूछा जाता है मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, सांप्रदायिक निर्णय, पहले हम लोग इसको समझते हैं। इस समय ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे, बाहर ना बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा बाहर से, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये जो है आपका कौन था, डोनाल्ड, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कैसे लिखेंगे, डोनाल्ड, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये मैकडोनाल्ड, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग जो है आउट ऑफ मतलब बाहर हो गया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये नाम आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्णय किसके द्वारा लाया गया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो सांप्रदायिक निर्णय है ये लाया गया था। इस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगडन। कौन, लॉर्ड विलिंगडन, ध्यान रखना इसको भी, लॉर्ड विलिंगडन। ये भारत का क्या था भाई, वायसराय था, विलिंगडन, विलिंगडन, ये भारत का वायसराय था। अब देखिएगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गोलमेज सम्मेलन। 3 बार गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। एक बार 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार को वादा करती है कि हम जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो भी असफल होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कोई हल नहीं निकल पाया था, तीनों ही असफल था। यहां हमको दूसरे गोलमेज सम्मेलन को पकड़ना है। तो देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समापन के अवसर पर, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ तो समापन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 3 घोषणाएं की थी। 3 घोषणा की थी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ है, जिसने भी उसको देखा है वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो आप ना कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप शुरू से, मतलब एक ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के पहले पढ़ दे रहे हो। पहले आप पढ़ दे रहे हो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, इस टाइप से कुछ पढ़ दे रहे हो शुरू में, आपको एक कंटिन्यू पढ़ना चाहिए शुरू से लेके आखिर तक, ऐसे बीच बीच से उठा उठा के कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समापन अवसर पर 3 घोषणाएं की थी। हालांकि द्वितीय गोलमेज असफल हो गया था, लेकिन कुछ चीजें जो है, छोटी मोटी चीजें, उस पर सबकी सहमति बन गई थी। तो इन 3 घोषणाओं के तहत जो पहला घोषणा था, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो दूसरा था, भारतीय परिषद की स्थापना, भारतीय सलाहकार परिषद की स्थापना। दूसरा क्या था, भारतीय सलाहकार परिषद की स्थापना। इसके बाद जो तीसरी घोषणा थी, ये हमारे काम का है। तीसरी घोषणा के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 3 विशेष समितियों का गठन किया था। सबसे पहला था वित्त समिति, दूसरा राज्य समिति, और तीसरा था मताधिकार समिति। तो हमको यहां पर ये जो मताधिकार समिति है ना, इसको पकड़ना है। किसको, मताधिकार समिति। तो 3 घोषणा की गई थी। सबसे पहला
भाई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा, भारतीय सलाहकार परिषद का गठन, और जो तीसरा है उसमें 3 विशेष समितियों का गठन किया गया। पहला वित्त समिति, दूसरा राज्य समिति, तीसरा मताधिकार समिति। यही हमको पकड़ना है, मताधिकार समिति। तो जो मताधिकार समिति है ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो मताधिकार समिति है ना, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये लगभग जो भी भारत में मताधिकार को लेकर के, निर्वाचन को लेकर के विधान परिषदों में जो मांगे उठ रही थी कि हमको जो है इतनी सीटें दो, अलग अलग दल वाले मांग कर रहे थे ना, दलित मांग कर रहे थे, जो मुस्लिम थे वो भी अपना मांग कर रहे थे कि हमको जो है इतनी सीटें मिलनी चाहिए, पृथक निर्वाचन में हमको और ज्यादा मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों का अध्ययन करती है कौन? मताधिकार समिति, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, या फिर कहें ब्रिटिश सरकार को कुछ सुझाव देती है कि आप लोग जो है जो भारत में मताधिकार या फिर जो निर्वाचन है उसके लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो इसी मताधिकार समिति के अनुशंसाओं के आधार पर ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है इसने क्या किया, 16 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932 को ये जो सांप्रदायिक निर्णय है इसकी घोषणा की, सांप्रदायिक निर्णयों की घोषणा की। और इसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे जो उस समय अल्पसंख्यक वर्ग थे ना हमारे भारत में, तो उनको काफी कुछ अधिकार दिया गया था, लेकिन बाकी सब ठीक था। लेकिन जो इस सांप्रदायिक निर्णय के तहत, यहां मैं लिख ही देता हूं, सांप्रदायिक निर्णय, तो सांप्रदायिक निर्णयों के तहत क्या होता है कि पहली बार दलितों को, जो दलित वर्ग था ना, उसको पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया जाता है, और इसके लिए इनको जो है प्रांतीय विधान परिषदों में 71 सीटें दी जाती है। मतलब कि प्रांतीय विधान परिषदों में 71 स्थान जो है केवल और केवल दलित वर्ग के लिए होगा, और उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा? पृथक निर्वाचक मंडल के तहत। देखो, एक होता है संयुक्त निर्वाचक मंडल, संयुक्त निर्वाचक मंडल जैसा कि अभी है, अभी जो चल रहा है ना हमारे भारत में, जिसके तहत हम लोग अपने विधायकों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, वो क्या है? संयुक्त निर्वाचक मंडल। उसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग जाति नहीं है, सब मिलजुल करके अपने विधायक का चुनाव करते हैं। उसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, दलित भी होता है, ईसाई भी होता है, सिख भी होता है, सब जो है मिल करके अपने एक विधायक, एक सांसद या फिर एक सरपंच, पार्षद, जो भी ले लो, जिसका भी चुनाव होता है, तो उसमें संयुक्त निर्वाचक मंडल या फिर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उसका चुनाव होता है। लेकिन यहां पर जो है दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल के जरिए 71 सदस्यों को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। पृथक निर्वाचक मंडल ये क्या होता है? जो पृथक निर्वाचक मंडल है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1909 में। 1909 में इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1909 में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। मतलब कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल के तहत अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया था। इसमें क्या होगा? इसके तहत, पृथक निर्वाचक मंडल के तहत या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, तो यहां पर जो दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग के स्थान पर कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको जो है उस समय तक पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार मिल चुका था। तो पृथक निर्वाचक मंडल के तहत जो 71 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इन 71 प्रतिनिधियों को केवल और केवल दलित वर्ग के लोग वोट दे करके चुनेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग जो है अपना नेता, किसी भी जाति का हो वह नेता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम लोग जो है उसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं है, सब जो है अपने हिसाब से उसको वोट देते हैं। लेकिन इस पृथक निर्वाचक प्रणाली या फिर पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या होगा
कि जो दलित वर्ग का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा तो उसको केवल जो है दलित वर्ग का व्यक्ति ही वोट देगा। मान लो एक कोई क्षेत्र है, अब यहां पर क्या होगा, एक क्षेत्र है, अब यहां पर ये एरिया दलितों का है, ये एरिया दलितों का, ये दलितों का है, कोई नॉर्मल एरिया है तो वहां पर कुछ घर दलितों के होंगे, इस टाइप से। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी गांव किसी जिले में केवल एक स्थान पर दलित हो। गांव में ऐसा संभव हो सकता है कि दलितों के लिए केवल एक पारा, एक मोहल्ला हो, इस टाइप से, लेकिन कोई शहर कोई जिला ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसका एक भाग केवल दलितों के लिए हो। उस सब स्थानों पर थोड़े 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 सब होंगे, दलित भी होंगे, उसके बाद जो सवर्ण है वो भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो क्या होगा, मान लो कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, तो यहां पर इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक दलित वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा होगा। एक से अधिक खड़े हो सकते हैं अलग अलग पार्टी के लिए, लेकिन उस दलित वर्ग के व्यक्ति को केवल और केवल उसी वर्ग के लोग ही वोट देंगे। सेम यही चीज जो है जो मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिला था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों को भी इसी तरह का अधिकार मिला था। तो वहां पर मुस्लिमों के लिए उनके प्रतिनिधि खड़े होंगे और उनको केवल मुस्लिम ही वोट देंगे। तो यही क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या फिर पृथक निर्वाचक मंडल। तो इसी चीज की डिमांड की जा रही थी लंबे समय से। तो ये जो मताधिकार समिति है जिसका गठन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समापन के समय उसकी स्थापना हुई थी। तो मताधिकार समिति के अनुशंसाओं के आधार पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और उसी के तहत दलित वर्ग को पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया। अब यहां पर क्या होता है, इसको मतलब लागू नहीं किया गया, इसको जो है पेश किया गया और भारतीय नेताओं को बोला कि आप लोग देखिए, इस पर विचार करिए, उसके बाद हम लोग इसको फाइनल करेंगे। तो यहां पर जैसे ही ये वाला चीज आया ना, तो पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मच गया। जो स्पेशली जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो हिंदू वर्ग के नेता थे, वो जो है इसका काफी विरोध करते हैं। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो बोलती है कि पहले हम लोग जो है अपने नेताओं से बात करेंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे। वैसे कांग्रेस का रवैया ये था कि न तो हम इसको स्वीकार करेंगे और न ही इसको अस्वीकार करेंगे, मतलब कि बिल्कुल इग्नोर करना है, इस टाइप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रवैया था। लेकिन इसको जो है वो पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। तो यहां पर जो महात्मा गांधी हैं वो जो है इसकी तीखी आलोचना करते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज का, तीखी आलोचना करते हैं महात्मा गांधी जी। मैं इसको क्लीन करता हूं। अब यहां पर जो है एक व्यक्ति का नाम आता है। ये जो 1932 में जो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था, इसमें एक व्यक्ति उभर करके सामने आते हैं। वैसे तो वो काफी पहले से ही एक्टिव थे। उनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर। तो ये जो अंबेडकर थे ये खुद दलित वर्ग से थे और काफी कुछ इन्होंने झेला हुआ था। तो इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि इनके जो लोग हैं वो भी इसी तरह से झेले। वो चाहते थे कि इनके जो लोग हैं पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर जाए, अच्छा जीवन व्यतीत करें। अब यहां पर जो अंबेडकर थे, बाबा साहेब अंबेडकर, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, वही साइमन कमीशन जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन ने जो है भारत के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की थी, या फिर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइमन कमीशन के समक्ष भारत के अनेक नेताओं की गवाही हुई थी। मतलब कि जो साइमन कमीशन था वो भारत में एक तरह से जांच पड़ताल करने आया हुआ था, भारतीय स्थिति का अध्ययन करने आया हुआ था, और इसके लिए वो जो है भारत के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों से मिल रहा था, उनके विचार जान रहा था। तो बाबा साहेब अंबेडकर भी साइमन के समक्ष अपनी गवाही देते हैं, एक तरह से अपने राय रखते हैं। तो वहां पर जो है बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मांगा था। लेकिन जो साइमन कमीशन है, जब उसकी रिपोर्ट आती है, जब उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो वहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की जो मांग है उसको निरस्त कर दिया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर दलित वर्ग को आरक्षित सीटें उनके बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। यहां पर दो चीजें हैं, इसको आप लोगों को समझना होगा। एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या फिर
सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या फिर पृथक निर्वाचक मंडल, सब एक ही चीज है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या फिर पृथक निर्वाचक मंडल, दोनों एक ही चीज है, इसको ध्यान रखना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन, ये जो है किसी एक संप्रदाय को, वो अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको जो है ये अधिकार मिलेगा तो सिर्फ उसके लोग ही उसको वोट देंगे। अगर मुस्लिमों को मिलेगा तो केवल मुस्लिम लोग वोट देंगे, केवल दलितों को मिलेगा तो दलित लोग वोट देंगे। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। अब इसके बाद एक आता है आरक्षित स्थान। आरक्षित स्थान, इसमें क्या होगा? आरक्षित स्थान में मान लो कि किसी प्रांत में प्रांतीय विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। अब इनमें से जो आरक्षित स्थान है, मान लो कि 10, इनमें से जो 10 सीटें हैं उसको बोला जाएगा आरक्षित सीटें। 10 सीटें जो है आरक्षित सीटें या फिर आरक्षित स्थान के तहत आएंगी। तो यहां पर जो कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, मान लो कि दलितों के लिए 10 स्थान आरक्षित है, तो यहां पर जो है आरक्षित स्थान के तहत तो उस दलित व्यक्ति को उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग वोट देंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। ये आरक्षित स्थान के तहत होता है। जैसे कि आज भी होता है ना हमारे भारत में, आरक्षित स्थान है, जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, उनके लिए आरक्षित स्थान होते हैं। तो वहां पर जो आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं वही वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं और उसको वोट देने का अधिकार उस क्षेत्र के सभी लोगों को होता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कहीं पर एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब कि जनजातीय, तो उसको खाली जनजातीय लोग वोट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसको सभी लोग वोट देंगे, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, सब उसको वोट देंगे। ये आरक्षित स्थानों के तहत, इसमें जो है ऐसा जो किसी संप्रदाय विशेष को अधिकार नहीं दिया जाएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में केवल उस संप्रदाय के लोग ही उस नेता को वोट दे सकेंगे। मतलब सोचो, अगर आज के समय में ऐसा होता सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो एक एक संसदीय क्षेत्र में आपके अलग अलग सांसद होते। दलितों के लिए अलग सांसद होता, मुस्लिमों के लिए अलग सांसद होता, क्रिश्चियन के लिए अलग सांसद होता, सवर्ण वर्ग के लिए अलग सांसद होता। इसके तहत मतलब कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र और वहां पर 4-5 सांसद होते। आप जब वोट देने जाते तो आप जो है अपने जाति के हिसाब से वोट देते। लेकिन आज ऐसा है क्या? आप जो है देखते हो कि भाई कौन सा नेता ठीक है। आपके एरिया में अगर मान लो बिल्कुल जनरल कैटेगरी है, मतलब कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो आरक्षित नहीं है, तो वहां पर कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो वहां पर आप किसी भी जाति के व्यक्ति को वोट दे सकते हो, भले आपकी जाति कुछ भी हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी को भी वोट दे सकते हो। किसके तहत? ये आरक्षित स्थान या फिर जैसा अभी चल रहा है उसके हिसाब से। तो जो साइमन कमीशन है उसने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें जो है बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल स्थापित करने की बात कही जा रही थी उसको निरस्त किया जाता है और दलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। किसमें? साइमन कमीशन में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहेब अंबेडकर ने ये वाली चीज की डिमांड की थी जिसको स्वीकार नहीं किया गया। अब हम लोग वापस आते हैं अपने इस सांप्रदायिक निर्णय में। तो जो सांप्रदायिक निर्णय आया तो राष्ट्रवादी नेताओं सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू में थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इस टाइप वाला उनका रवैया था, लेकिन वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकती थी। तो यहां पर जो है महात्मा गांधी जी वो जो है समझाने की कोशिश करते हैं दलित वर्ग को, और दलित वर्ग के जो नेता थे बाबा साहेब अंबेडकर, इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है इसको स्वीकार मत करो। ये जो सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया गया है इसको आप स्वीकृति मत दो, इसको जो है छोड़ दो, त्याग दो। आपको हम जो है आरक्षित सीटें आपको बढ़ा करके देंगे, मतलब दलितों के लिए जो है आरक्षित स्थान बढ़ा देंगे। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर बोलते हैं कि नहीं, हमको जो है आरक्षित स्थान वगैरह नहीं चाहिए, हमको अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। हमको जो है दलित वर्ग को माफी चाहूंगा, दलित वर्ग को
सामान्य हिंदुओं से अलग किया जाए, हमको अल्पसंख्यक वर्ग समझा जाए, पृथक अल्पसंख्यक वर्ग समझा जाए और उस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाए, ऐसा बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था। जैसे मुस्लिमों को पृथक वर्ग माना जाता था, वैसे ही बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे थे कि हमको जो है दलितों को पृथक वर्ग समझा जाए, अल्पसंख्यक वर्ग समझा जाए और उस हिसाब से हमको भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया जाए। अब जो महात्मा गांधी जी थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। देखो जो गांधी जी थे ना, वो चाहते थे कि देश से अस्पृश्यता का अंत हो, लेकिन गांधी जी जो हैं ये जो वर्ग भेद है ना, जो जातीय विभिन्नता है, जो जातीय भेदभाव है, इसको वो पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते थे। मतलब कि हमारे जो हिंदू समाज में प्राचीन समय से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहां पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन जो शूद्र वर्ण है जिसको बाद में दलित कहा गया, ये जो है सबका सेवक है और इसी को बाद में अस्पृश्य दुनिया भर का इसको कहा गया, अछूत कहा गया और सबसे ज्यादा शोषित वर्ग भी था। तो महात्मा गांधी जी जो हैं ये जो वर्ग भेद है इसको खत्म नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि जिसका जो कर्म है उसको वही कर्म करना चाहिए, बस हमको जो है अस्पृश्य लोगों को, जो शूद्र हैं उनको हम उनके साथ हमको जो है अस्पृश्य जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको हमको अछूत नहीं समझना चाहिए, वो भी इंसान है लेकिन उनका जो कर्म है उनको वही करना है। मतलब कि गांधी जी का सीधा सीधा ये था कि आप जो है शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो, आप पढ़ो लिखो जितना चाहे जो चाहे वो करो, लेकिन आप वही करो जो आपका कर्म है। मतलब कि आप जन्म से जिस जाति में पैदा हुए हो वही कर्म आपको करना होगा। तो गांधी जी का कुछ कुछ इस टाइप वाला रवैया था, लेकिन जो बाबा साहेब अंबेडकर थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल ये चाहते थे कि हमको जो है अलग करो, हम हिंदू धर्म में ही नहीं रहना चाहते, हमको जो है अलग से अल्पसंख्यक वर्ग समझा जाए और जैसा इस देश में दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया जा रहा है, जैसे कि मुस्लिम हो गए, उसके बाद जो सिख हो गए, ईसाई हो गए, उनको जिस तरह के अधिकार दिए जा रहे हैं वैसे ही हमको भी अल्पसंख्यक मानते हुए अधिकार दिया जाए और इस तरह का जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है वो हमारे लिए स्थापित किया जाए। तो ये चीजें थी। अब यहां पर गांधी जी क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। इस समय महात्मा गांधी जी ना जेल में थे, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था पिछले किसी वीडियो में कि महात्मा गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था ना। तो महात्मा गांधी जी कहां थे भाई, तो पूना में थे। अब देखो पूना समझौता आने वाला है। पूना में एक जेल है, यरवदा जेल, यरवदा, इसको जो है यरवड़ा भी लिखा जाता है, येरवड़ा, येरवड़ा, तो यरवदा अथवा येरवड़ा जेल, तो ये पूना में है। तो महात्मा गांधी जी यहां पर थे, तो यहीं से जो है गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं कि जब तक दलित वर्ग जो है ये जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल वाली मांग है इसको वो लोग नहीं छोड़ते, तब तक मैं अपना अनशन जारी रहूंगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो भी हमारा अनशन जारी रहेगा, भले मैं मर जाऊं। तो गांधी जी ने अनशन कब शुरू किया था, तो 20 सितंबर 1932 पूना में। अब यहां पर काफी सारे नेता सामने आते हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, ये सब जो हैं, एक और नाम है जयकर कुछ नाम है, वो भी यहां पर सामने आते हैं। तो ये सब मिल करके जो है बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए। अब यहां पर जो गांधी जी जो है वो अपने जो उन्होंने बोला कि भाई हमको आमरण अनशन करेंगे जब तक कि जो अंबेडकर हैं, दलित वर्ग हैं, वो अपनी मांगों को वापस नहीं लेते। तो यहां पर जो है बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर भी काफी दबाव था भाई। एक तो उनके लोगों को, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे कि जो उन्होंने भोगा उनकी आने वाली पीढ़ी ना भोगे, और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर यह भी दबाव था कि अगर महात्मा गांधी जी को कुछ हो जाता है तो इसके लिए जो पूरे देश है, पूरे देश की जनता है, वो बाबा साहेब अंबेडकर को ही दोषी ठहराएंगे। तो यहां पर जो है बाबा साहेब अंबेडकर को अंततः झुकना पड़ता है। यहां जो मदन मोहन मालवीय हैं वो मध्यस्थता करते हैं और लगभग 26 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, ये जो पूना है यहीं पर जो है समझौता होता है
महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच। और इस समझौते में बाबा साहेब अंबेडकर हस्ताक्षर करते हैं और दूसरे व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। ये काफी बार पूछा गया है कि पूना समझौता में किसने हस्ताक्षर किया है, तो महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था। तो ये जो पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 में, इस पूना समझौता के तहत जो दलित वर्ग थे, मतलब कि बाबा साहेब अंबेडकर जो कि दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, वो जो है पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा अपने वर्ग के प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को त्याग देते हैं। मतलब कि जो दलित वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, उसको जो है वो त्याग देते हैं। और जो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने बोला था कि हम जो है, अगर आप पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को वापस ले लेते हो तो हम जो है आपको विधान परिषदों में आरक्षित सीटें बढ़ाएंगे। तो यहां पर गांधी जी जो है आरक्षित सीटें बढ़ाने की बात करते हैं। अब यहां देखिएगा, ये जो 16 अगस्त 1932 को जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, इसमें ना दलित वर्ग को 71 सीटें दिए जाने का बात कहा गया था। कितनी सीटें? 71, कि दलित वर्ग को जो है प्रांतीय विधान परिषदों में 71 सीटें दी जाएगी। और ये जो 71 सीटें हैं, इनमें चुनाव कैसे होगा? पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा। लेकिन अब जब समझौता हो जाता है, पूना समझौता, तो बाबा साहेब अंबेडकर इसको मतलब मना कर देते हैं कि हमको जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं चाहिए। तो अब जो है कांग्रेस और दलित वर्ग के बीच समझौता होता है कि दलित वर्गों को जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, मतलब कि उस समय जो भी प्रांत थे, राज्य थे, वहां पर जो विधान परिषदें थी, उसमें जो है स्थान आरक्षित दिए जाएंगे। मतलब वहां जितनी भी सीटें हैं, जैसे अभी होता है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें होती है, कुछ में 90 होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में 90 हैं, कुछ में जो है 200 है, किसी में 70 है, किसी में 400, उत्तर प्रदेश में ना 403 कुछ, तो वैसे ही अलग है। तो उन सीटों में आरक्षित स्थान बढ़ाया जाएगा, ये बोला जाता है। तो टोटल कितनी सीटें इनको दी जाती है? 148 सीटें। कितनी सीटें? 148 सीटें दी जाती है, ध्यान रखेंगे। 148 सीटें विधान परिषदों, प्रांतीय विधान परिषद में। वहीं केंद्रीय विधान परिषद में, जो केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो केंद्र में था, उसमें जो है कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। मतलब कि कुल सीटों को 18% सीटों पर दलित वर्ग का प्रतिनिधि ही खड़ा होगा और उसको सभी लोग मिलकर के उसको वोट देंगे। तो ये चीज किया गया। अब यहां जो 148 सीटें थी जो प्रांतीय विधान परिषदों में, अब किस किस प्रांत में कितनी सीटें दी गई, ये आप लोग नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सबसे पहले मद्रास और बंगाल। मद्रास और बंगाल में 30-30 सीटें आरक्षित की गई। मद्रास और बंगाल में कितना? 30-30 सीटें। मैं लिख देता हूं, स्टेट का नाम नहीं बोलूंगा। मद्रास में 30, बंबई में बंगाल, माफी चाहूंगा, बार बार मैं बंबई बोल रहा हूं। मद्रास में 30 सीटें, बंगाल में 30 सीटें। इसके बाद देखिएगा सेंट्रल प्रोविंस मतलब कि मध्य प्रांत, इसमें 20 सीटें। इसके बाद संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी 20 सीटें। कितनी सीटें हो गई? 100 सीटें। 100 सीटें हो गया ना। इसके बाद देखिएगा बिहार और उड़ीसा, यहां पर दोनों में मिलाकर के, बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांतों में मिलाकर के 18 सीटें। दोनों प्रांतों में मिलाकर के 18 सीटें। इसके बाद बंबई और सिंध में 15 सीटें। बंबई और सिंध में 15 सीटें। इसके बाद पंजाब में कितनी? 8 सीटें। पंजाब में 8 सीटें। असम में 7 सीटें। इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना निकलेगा? 148। टोटल कितना? 148। यहां प्लस कर दीजिएगा। टोटल कितना? 148 सीटें आरक्षित किया गया। देखो जो क्या कहते हैं, पंजाब में बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें मिला करके, बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें। वहीं बंबई और सिंध में 15 सीटें।
पंजाब में 8 सीटें और असम में 7 सीटें। संख्या ध्यान रखेंगे, आपसे कभी भी पूछा जाता है। तो ये जो है पूना समझौता के तहत ये तय हुआ। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूना समझौता के तहत यह भी स्वीकार किया कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं में उचित स्थान दिया जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वायदा करती है। अब यहां पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो पूना समझौता है इससे दलित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो दलित वर्ग है जिनको 71 सीटें ब्रिटिश सरकार दे रही थी सांप्रदायिक निर्णय के तहत, जबकि पूना समझौता के तहत इनको कितना मिला 148। लेकिन ये आरक्षित स्थान था और ये पृथक निर्वाचक मंडल के तहत था। देखो गांधी जी का कहना यह था कि अगर दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग मानते हुए, अल्पसंख्यक वर्ग मानते हुए उनको जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाता है, तो जो दलित जो हैं वो कभी फिर उनका जो है जो वर्ग भेद जो चला जा रहा है कि तुम दलित हो, तुम अछूत हो, वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर दलितों को अलग मानते हुए उनको 71 सीटें पृथक निर्वाचक मंडल के तहत दे दिया जाता है, तो भाई वो तो स्पष्ट हो गया ना कि ये दलित हैं, मतलब ये दलित हैं, ये अछूत हैं, उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित नहीं, माफी चाहूंगा, अलग से सीटें जो है जिसमें केवल और केवल दलित लोग वोट देंगे। तो गांधी जी का ये कहना था कि इससे जो है अस्पृश्य वो अस्पृश्य ही रहेगा, उसमें सुधार नहीं आ पाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। देखो यहां पर मैं जो भी बातें बोल रहा हूं वो मेरे विचार नहीं है, गांधी जी के विचार हैं, बाबा साहेब आंबेडकर के विचार हैं, उस समय जो भी हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब दलित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो ये जो आरक्षित सीटें थी, क्योंकि भाई अब कोई जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर दलित वर्ग का व्यक्ति ही खड़ा होगा, 148 सीटों पर केवल दलित वर्ग का व्यक्ति ही खड़ा होगा और उसको वोट कौन देगा, सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो जो उस क्षेत्र में रहता है वो उसको वोट देंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि जो मतलब क्या कहते हैं, इन सीटों पर अधिकतर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता था जो सवर्णों के एजेंट टाइप के होते थे। मतलब कि आज भी होता है ना कई सारे गांवों में जहां पर दलित का सीट होता है, तो वहां पर जो है वहां के जो बाहुबली लोग हैं वो अपने आदमी को खड़ा कर लेते हैं, अपने किसी जिसको वो लोग काफी मतलब अपने तरफ मिला लेते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। तो कुछ कुछ वही वाली चीजें जो है आगे होने लगी। और जो कहा जा रहा था गांधी जी की तरफ से कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार मिल जाएगा तो वो दलित ही रहेगा, लेकिन इससे भी दलितों का कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। आज भी आप लोग देखिएगा जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत की भावना है, वो भी आज जस की तस बनी हुई है। मतलब कि कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है, सुधार हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा धीरे धीरे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे कोई कानून बना देने से या फिर इस टाइप से आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा देने से ये चीजें दूर नहीं होगी। ये जो है व्यक्ति को अपने मन से हटाना होगा, तभी जाके ये चीजें खत्म होगी ना। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे थोड़ा सा जो टॉपिक है अलग टाइप का है, काफी सारे लोगों का जो विचार इसमें कुछ अलग होगा, तो आप लोग केवल और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। तो कुछ तिथियों को आप लोगों को याद रखना है, ये आपको पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। उसके बाद ये मताधिकार समिति, इसको याद रखेंगे, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समापन के समय घोषित किया गया था। ये तिथियां याद रखना है आप लोगों को। पूना में हुआ था पूना समझौता, मदन मोहन मालवीय इन्होंने हस्ताक्षर किया था, काफी बार पूछा गया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूना समझौता में किसने हस्ताक्षर किया था। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होकर महात्मा गांधी लगा देते हैं, तो मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था, कांग्रेस की तरफ से या फिर महात्मा गांधी जी की तरफ से। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। वीडियो जो है इसी के साथ समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।